नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सवीन असिस्टेंट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड आपका इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति, कारण, प्रभाव और परिणाम। कि किस प्रकार से 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण क्रांति जिसने भारतीय इतिहास में एक अहम निर्णायक भूमिका निभाई और आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को इसको प्रभावित किया। आज हम देखेंगे कि इस प्रकार से इस विद्रोह के जो 1857 का विद्रोह था, इसके क्या क्या कारण थे, राजनीतिक कारण की कौन से राजनीतिक कारण थे, कौन से सामाजिक कारण थे, कैसे किस प्रकार से सैनिकों के साथ इस विद्रोह की शुरुआत होती है और आगे चलकर जनमानस भी इस विद्रोह में भाग ले लेता है। आगे हम देखेंगे आर्थिक कारण, किस प्रकार से कंपनी की आर्थिक नीतियों से जो भारत का व्यापार था किस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। और तात्कालिक कारण, तो वही तात्कालिक कारण में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो है कि यहाँ पे चर्बी वाले कारतूस से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले यहाँ पे 1800 दिसंबर 1856 में ब्राउन ब्रेंस राइफल की तरह की बजाय यहाँ पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और सबसे पहले इसके यहाँ 3 ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। पहला था सयालकोट, दूसरा था दमदम और तीसरा मतलब बम्बाला के पास। यहाँ पे इनको इन नई एनफील्ड राइफल को चलाने का ट्रेनिंग यहाँ दी जाती थी। तो इसमें कारतूस डालने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था। तो ये बताया गया कि उस जो मुंह से जो छीलने के लिए उसके ऊपर गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिससे जो दोनों संप्रदाय हिंदू और मुसलमानों दोनों ने इसका विरोध किया। तो ये इसको हम तात्कालिक कारण मानते हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से 1857 का विद्रोह भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला व्यापक प्रतिशोध था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के हर वर्ग को असंतुष्ट बना दिया, जिसके कारण परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली गई। मेरठ से आरंभ होने के बाद शीघ्र ही इसने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिससे अंग्रेजों को 1 वर्ष से ज़्यादा समय इसको दबाने में लगा। इस विद्रोह से सबक लेते हुए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में अपनी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। तो भाई इस विद्रोह का फैलाव, एक शहर से विद्रोह की खबर दूसरे शहर पहुंचती, वहाँ ये विद्रोह फैलता गया। और यहाँ पर विशेष संकेत विद्रोह का तोप का गोला दाग कर या बिगुल बजाकर वहाँ इस विद्रोह का आरंभ किया जाता। इस विद्रोह से जुड़ी हुई काफ़ी अफवाहें और भविष्यवाणियाँ हैं। तो पहली भविष्यवाणी थी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। दूसरी भविष्यवाणी थी कि जो आटा है उसमें गाय व सूअर की हड्डियाँ पीसकर इसका मिश्रण बनाकर आम जनता में बांट दिया गया है, ताकि वो जो अनाज खाएं वो हड्डी हुआ, वो उसमें जो गाय और सूअर की जो हड्डी है उसका चूर्ण इस आटे में मिला दिया गया। तीसरी भविष्यवाणी थी कि भाई अंग्रेजों की को यहाँ पे 100 साल करते हुए हैं। जैसे बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है, 1757 में प्लासी की युद्ध से अंग्रेजों का यहाँ पे राजनीतिक जीवन उसकी शुरुआत होती है। और 1857 तक आते आते वो एक विस्तृत भूभाग पर अपना अधिकार जमा चुके थे। और अंतिम अवधारणा भाई चपाती बांटने की अवधारणा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि एक गांव में एक चौकीदार 5-7 रोटियां लेकर आता और वैसी रोटियां बनाकर पड़ोसी गांव में भेजने की हिदायत देता। इस प्रकार के संदेश प्राप्त करने वाले गांव की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इतिहासकार मोइनुद्दीन हसन ने गधे के गदर में फरवरी 1857 में दिल्ली में इस तरह की रोटियां बांटे जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली के सेंट मजिस्ट्रेट जॉन वेटकाफ दोबारा इस मामले में सभी थानेदारों से रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें हसन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जब मराठों का शासन बदला तो कई महीने पहले इसी तरह रोटियां और चने का साग हर गांव में बांटा दिया गया। तो बच्चों, यहाँ रोटियां जो सिंबल थी वो अपना मतलब आर्थिक कारण को प्रदर्शित करती थी। और जो कमल का फूल जो बांटते थे वो एक प्रकार से धार्मिक सिंबल था, क्योंकि भगवान विष्णु के हमारे पुराणों में कि वो अपने हाथ में कमल धारण करते थे। कि किस प्रकार से कई महीने इसी तरह रोटी और चने का साग बांटा गया, यह बात मैंने अपने बाप से सुनी और मेरे विचार से चपाती का वितरण किसी विद्रोह के होने का पता देता है। लेकिन बच्चों, यहाँ पे कोई भी इतिहासकार इस बात पे स्पष्ट नहीं है कि चपाती का वास्तविक उद्देश्य था। वो अपने हिसाब से अंदाजे मतलब लगाते हैं। लेकिन ये तो है एक बात, तो लेकिन इस से पता चलती है कि सामाजिक जीवन की उथल पुथल जरूर थी, किसी घटना का संकेत होते हैं। लेकिन ये नहीं संकेत कि कौन से संदेश इसके माध्यम से दिए जाते थे, इस बात का हमारे पास अभाव है। इतिहासकार पीसी जोशी ने लिखा है कि रोटियां घुमाना 1803 में मराठों के उत्तर भारत पर हमले से पहले भी हुआ था, उसकी बिल्कुल वैसे ही
पुनरावृत्ति थी। अंतर सिर्फ इतना था कि रोटी के साथ मांस के बदले तथा बाजरे की टहनी घुमाई गई थी। इसी तरह संथाल विद्रोह के पहले साल वर्ष की शाखा गांव गांव में घुमाई जाती। सर जॉन मैल्कम के अनुसार 1806 में कास्ट आर्मी के विद्रोह से पहले शक्कर के दाने भी घुमाए गए थे। मेल्सन के अनुसार चपातियों की योजना अहमदुल्ला ने बनाई थी, लेकिन विद्रोह से पहले इन संदेशों को गंभीरता से नहीं लिया गया, किंतु विद्रोह के बाद इस पर गंभीर प्रश्न उठाए गए, क्योंकि बच्चों जो भारतीय जो उस समय गए थे उनके पास ज़्यादा संचार के साधन नहीं थे। जैसे अंग्रेजों के पास तार था, डाक था, टेलीग्राफ था, लेकिन भारतीयों के पास नए संचार के साधन नहीं थे। तो यह माना जाता है कि एक गांव से जिस प्रकार से विद्रोह फैलता गया एक गांव से दूसरे गांव में, तो उसमें इन संदेशों की अहम भूमिका थी, क्योंकि चपातियों के माध्यम से संदेश दिया जाता कि यह लड़ाई अपनी रोटी बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी भूमि बचाने की लड़ाई है। इसलिए सभी को एक प्रकार से रोटी और कमल यहाँ एक प्रतीक सा बन गया था। तो भाई मार्च 1857 में नाना साहिब अपने भाई बालाराव मंत्री व अजीमुल्ला के साथ तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, कालपी में अनेक नेताओं के साथ मुलाकात कर वे अप्रैल में बिठूर लौट गए। नाना साहब भाई जो पेशवा था, जो बालाजी सेकंड बाजीराव द्वितीय जिसको हम बोलते हैं, जिसने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, उसका मतलब उत्तराधिकारी था ये। इसके अगले दिन वह महीने ये विद्रोह प्रारंभ हो गया। अजीमुल्ला खां पेशवा बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन प्राप्त करने के लिए नाना साहिब की तरफ से लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने उपस्थित हुए। लंदन में उनकी मुलाकात रंगो बापूजी से हुई, जो 17 के पूर्व राजा प्रताप सिंह के अधिकारों की पुनरावृत्ति के लिए उनके वकील बनकर इंग्लैंड पहुंचे थे। इंग्लैंड में अपने प्रयासों में असफल होने के बाद अजीमुल्ला वापस लौटते समय तुर्की की राजधानी कस्तूतुनिया गए और क्रीमिया के रण क्षेत्र में उमर पाशा से मिले। फील्ड मार्शल रॉबर्ट्स के अनुसार अजीमुल्ला ने कस्तूतुनिया में उमर पाशा के राजद्रोह से संबंधित पत्र पहुंचाया, जिसमें सिपाहियों के असंतोष और भारत की आमतौर पर खराब स्थिति के बारे में बताए हुए अंग्रेजों की गुलामी से तुर्की की सहायता मांगी गई थी। उसके बाद अजीमुल्ला खां रूस गया, जहां एक दिन लंदन टाइम्स के युद्ध संवाददाता रेसल के साथ बैठक कर उसने अंग्रेज और रूसियों की लड़ाई देखता रहा। रेसल ने अपनी डायरी माई डायरी इन इंडिया में लिखा कि रूसी तोप का एक गोला अजीमुल्ला के ठीक पैर के आकर फटा, लेकिन अजीमुल्ला अपनी जगह से बाल भर नहीं हिला। नाना साहिब ने अप्रैल मई 1858 में 3 पत्र चंद्रनगर के फ्रांसीसी गवर्नर के माध्यम से एक पत्र सीधे फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन तृतीय को भेजा। इन सभी पर नाना साहिब के एजेंट दुर्गा प्रसाद भगवान दास के हस्ताक्षर थे, जिसमें लिखा गया था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय व स्पष्ट भंग के कार्य चारों ओर दहक रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें। कार्ल मार्क्स ने लिखा कि नाना साहिब ने रूस, फारस, दिल्ली के शहजादों, अवध के भूतपूर्व नवाबों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। तो बहुत इस प्रकार से हम कह ये सकते हैं कि जो क्रांति का जो ये विद्रोह हुआ, गदर हुआ, इसका जो फैलाव था वो एक उत्तर भारत से सीमित न होकर, जैसा अभी हमने पढ़ा कि नाना साहिब ने अपने दूत भेजे कुस्तुनिया, रूस, फ्रांस के साथ वो मतलब मित्रता कर रहा है और अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य सहायता मांग रहा है, तो हम इसका शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्वरूप का भारत से बाहर भी विदेशों तक इसका संपर्क फैला हुआ था और विदेशों से भी इसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा जो अलग जगाई, उसने इसको आगे बढ़ाया। इतिहासकार सुंदरलाल के अनुसार वाजिद अली शाह के वजीर अली नकी खान ने कलकत्ता से मुसलमानों, फकीरों और हिंदू साधुओं के रूप में अपने गुप्तचर उत्तर भारत की तमाम देशी फौजों के पास भेजे। इन फौजों के भारतीय अफसरों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार हुए। सी विल्सन के अनुसार मौखिक सूचनाओं व घटनाओं की सावधानी से परीक्षा के लिए मैं संतुष्ट हूँ कि रविवार 31 मई को पूरे देश में एक विद्रोह का दिन तिथि तय की गई, लेकिन इतिहासकार जॉन लॉरेंस का मानना कि जब्त किए गए सिपाहियों के पत्रों से इस तरह की किसी योजना की कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर कोई ऐसी बात होती, किसी वफादार दोषी बागी सिपाही को इसकी जानकारी अवश्य होती। इतिहासकार एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, रणजीत गुहा ने इन गतिविधियों को षड्यंत्र का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार कागज का छोटा सा भी टुकड़ा ऐसा नहीं मिला जिससे षड्यंत्र का संकेत मिलता है। रणजीत गुहा के अनुसार रोटियों के बांटने से धुआं अधिक हुआ, रोशनी कम। उनका ये मानना है कि महामारियों को दूर करने के लिए एक प्रसाद के रूप में इनको बांटा जाता था। लेकिन बच्चों, यहाँ में एक बात समझनी होगी, जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है उसमें कि जो ब्रिटिश सरकार थी ज़्यादातर क्रांतिकारी इन सभी को नष्ट कर देते थे। जो भी उनके पास सामग्री होती तो उसको नष्ट कर देते थे, और वो काफ़ी कम सामग्री हमारे पास 1857 से प्राइमरी सोर्स बहुत कम मिलते हैं, जो मिलते हैं वो ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा बाद के वर्षों में लिखे गए। तो बच्चों, इस किस प्रकार से हम देखते हैं कि विद्रोह का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से। पैदल सैनिक, घुड़सवार सैनिक विद्रोह करते हैं और कब्जा कर लेते हैं शस्त्रागार पर, और जो टेलीग्राफ की लाइन है उसको काट दिया जाता है और दिल्ली की तरफ वो अपना अटैक कर देते हैं। उससे पहले मंगल पांडे, जिसने
29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने कारतूसों को काम में लेने से इनकार करते हुए दो अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट मेजर जेम्स हुनसन और लेफ्टिनेंट बेपदे बाग पर हमला कर दिया। हवलदार शेकू पल्टू ने मंगल पांडे को पकड़ा और उनको 18 अप्रैल 1857 को मिलिट्री कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। और मंगल पांडे को पकड़ने से इनकार करने वाले सिपाही ईश्वरी प्रसाद पांडे को भी 21 अप्रैल को फांसी दी गई। तो बच्चों 1857 की क्रांति से पहले जो फांसियां दी गई वो पहले तो थे मंगल पांडे, दूसरे थे ईश्वरी प्रसाद पांडे। बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर जनरल हीरेस इसरे ने चर्बी वाले कारतूस प्रकरण में फरवरी में सरकार को लिख दिया था कि हम बैरकपुर में एक ऐसी सुरंग पर बैठे हैं जो सिर्फ जल्दी उड़ने वाली है। बैरकपुर के बाद 24 अप्रैल को मेरठ में तीसरी भारतीय घुड़सवार सेना के 90 सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर 10-10 साल की सजा दी गई। और सिपाहियों ने अगले ही दिन रविवार 10 मई को विद्रोह करके अपने सैनिकों को छुड़ा लिया। अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, उनके बंगलों में आग लगा दी गई। विद्रोह के साथ गैर सैनिक भी शामिल हो गए। मेरठ छावनी के कमांडर जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, लेकिन उन्होंने तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। एसेंसिन इतिहासकार ने लिखा है कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी के समान अचानक था, यह भी नहीं किसी पूर्व सूचना के आया और इससे अधिक स्थिति हो और फिर वह उसी तेजी से समाप्त हो गया जैसे शुरू हुआ था। अगली सुबह तक विद्रोही 50 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली में लाल किले के अंदर पहुंच गए थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने की अपील की। काफ़ी उन्होंने संकोच अनिच्छा के साथ स्वीकार कर लिया। संभवतः उन्होंने कहा कि न मेरे पास सैनिक है, ना मेरे पास धन है, मैं आप लोगों को वेतन कैसे दूंगा। तो विद्रोही सैनिकों ने जवाब दिया, हम हिंदुस्तान भर के अंग्रेजी खजाने का लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। क्रांतिकारी कहते हैं कि आप हमें बस आशीर्वाद दे। और बहादुर शाह जफर कहते हैं, मेरे जीवन का सितारा आस्था है और मैं अपने जीवन की अंतिम सांसें लड़ रहा हूँ, मैं कहाँ से आपका अंतिम सहायक दूंगा। लेकिन क्रांतिकारी विद्रोही ये कहते हैं कि आप बस हमारा साथ दें, हम अंग्रेज़ों को इस देश से मार डालेंगे, मतलब मार के भगा डालेंगे। तो किस प्रकार से बहादुर शाह जफर का इनका जो मुखिया था बख्त खां, उसके पास सारे अधिकार थे। इसमें एक नारा बुलंद किया गया लाल किले से कि खलक खुदा का मुल्क, बादशाह का हुक्म, सूबेदार सिपाही का। कि किस प्रकार से खलक यानी आसमान है, जो बादशाह का मुल्क यानी जो देश है वो बादशाह का है, और जो राज किसका चलेगा, जो सूबेदार और जो सिपाही है उनका राज यहाँ पे चलेगा। और यहाँ पे सम्राट के नाम से सिक्के जारी कर दिए गए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मराठा सरदार नाना साहिब थे, उन्होंने स्वयं को मुगल बादशाह का पेशवा घोषित कर दिया। अवध में बेगम हजरत महल के नाम से उन्होंने विद्रोह कर दिया। 25 अगस्त 1857 को जारी आजमगढ़ घोषणा में उन्होंने जमींदारों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, सरकारी कर्मचारियों के बारे में, कारीगरों के बारे में और पंडितों और फकीरों के बारे में अलग अलग करके घोषणा की गई कि जब बादशाही सरकार स्थापित होगी भारत में, तो इनको जो मुगल काल या दिल्ली सल्तनत के समय जो अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इनसे छीन लिए थे, वही अधिकार इनको दोबारा बादशाह कायम होने के बाद इनको वही पुराने अधिकार दे दिए जाएंगे। ब्रिटेन से सहायता प्राप्त होने में वक्त लगता था, इसी कारण कैनिंग ने स्थानीय संसाधनों के आधार पर दिल्ली पर पुनः कब्जा करने का निर्णय लिया। बंगाल आर्मी की 19 में से 14 रेजिमेंट इस समय पंजाब में थी, क्योंकि पंजाब में जो 1848 में जो पंजाब का सेकेंड सिख वॉर हुआ, आंग्ल सिख वॉर हुआ था, उसके अंदर वहाँ कोई ढिलाई नहीं देना चाहता था, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी नुकसान यहाँ होता। 14 सितंबर को ब्रिटिश सेना ने कश्मीरी गेट उड़ा दिया और 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने गोरखा व सिखों की सहायता से दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इस अभियान में पंजाब का सेनापति जॉन निकल्स मारा गया। 21 दिसंबर को जनरल हडसन ने मिर्जा इलाई बख्श की सहायता से बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से कैद कर लिया गया। हडसन ने वहां लिए हुए बादशाह के दोनों पुत्रों मिर्जा खिजर सुल्तान और पौत्र अबू बकर को जान बख्शने का आश्वासन देकर गोली मारी। मिर्जा अबू बकर ने नवाब हामिद अली खां के दिल्ली स्थित मकान को लूटते हुए कैद कर। उन्होंने अपनी उर्दू पुस्तक दिल्ली की जानकी में ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा, मरने वाले शहजादों में शहजादा अब्दुल्ला भी था। हडसन ने शहजादों को तुरंत मारकर अपने चल्लू में भर भर कर उनका गर्म खून पिया और पीकर यह कि यदि इनका खून नहीं पीता तो मैं पागल हो जाता। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने भयंकर अत्याचार किए, जिसके बारे में उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने लिखा, यहाँ मेरे सामने रथ का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या क्या देखना है। दिल्ली पर
अधिकार होने के बाद विद्रोह की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र लखनऊ बन गया। बुंदेल शहर में मालगढ़ का जमींदार मोहम्मद वली खां भी विद्रोही के नेताओं के रूप में उभरा, जिसे मुगल बादशाह ने 13 मई को दरबार में बुलाकर यमुना पार का क्षेत्र करने का अधिकार उसको दिया था। इससे पहले एक जमींदार था शामल जाट, जिसने काफ़ी मेरठ के उत्तर में बड़ौद तहसील में सबसे पहले विद्रोह किया और वहाँ के सिंचाई विभाग के अफसर के बंगले को न्यायालय में परिवर्तित कर शासन आरंभ करना शुरू कर दिया। जाट शामल को स्थानीय हिस्सेदारों, जोतदारों और काश्तकारों का व्यापक समर्थन मिला। मुगल दरबार द्वारा उसे सूबेदार घोषित कर दिया गया। यह क्षेत्र मुख्यतः गुज्जर और जाटों का था, लेकिन यहाँ पे उनका आपस में विरोध करता चला था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सभी इनमें लोगों ने आपस में मिलकर शामल को समर्थन किया। शामल ने बार बार 84 देश यानी 84 इंच को हम जैसे प्रेजेंट के तौर पर हम खाप पंचायत के नाम से जानते हैं, तो उसके जो 84 देश यानी जो उनके 84 गांव थे उसकी लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने लोगों ने पुल, सड़क, संचार के सभी साधनों को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि इससे एक ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक माना गया था। एक यहाँ पे जो अफवाहें चली थी, जैसे हमने पहले आपको बताया, कमल का फूल था, रोटी थी, चर्बी वाले कारतूस थे, 100 साल का था, और जैसे आटे में, तो इन लोग इन अफवाहों में विश्वास को कर रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो पश्चिमी जो कानून के द्वारा जो पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार और पश्चिमी संस्थाओं के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए कुछ तरह की गतिविधियां अथवा जैसे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम उन्होंने घोषित किया, स्त्री प्रथा के ऊपर रोक लगाई, हिंदू विधवा विवाह को उन्होंने मंजूरी, दत्तक पुत्र पर गोद रखने पर उन्होंने रोक लगा दी, और उन्होंने ईसाई मिशनरी को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया। शामल के और जुलाई 1857 के मध्य शामल युद्ध में करता हुआ मारा गया। बड़ौदपुर कंपनी की सेना का अधिकार कर गया। शामल के साथ ही भागकर अवध के रुद्रेलखंड के विद्रोह के साथ मिल गए। आम जनता में दहशत पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने शामल की मृत्यु के बाद उसके सिर के साथ जुलूस निकाला, लेकिन परंतु शामल के साथियों ने उसके सिर को वापस पा लिया। और इस प्रकार से चिन्हट के युद्ध में बरकत अहमद खान अली खान के नेतृत्व में विद्रोही ने अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया। इस युद्ध में मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में फैजाबाद की सेना में भाग लिया। हेनरी लॉरेंस को रेजिडेंसी में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। विद्रोही ने रेजिडेंस को घेर लिया। हेनरी लॉरेंस, उसका उत्तराधिकारी मेजर बैंक्स मारा गया, और 25 जुलाई को हैवलॉक ने लखनऊ पहुंचने का प्रयास किया, पीछे हटना पड़ा, और बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिर जिस कदर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि इनके जो पति थे वाजिद अली शाह, वो अंग्रेजों के पास कलकत्ता में कैद थे। इन्होंने संगठन पैदा किया और इन्होंने अपनी 4 प्रिय चीज़ों धर्म, इज्जत, जिंदगी, संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। मर्दाना बढ़ चढ़कर इन्होंने लड़ाई में भाग लिया। हैवले की टुकड़ी रेजिडेंसी में सफल हो गई। विद्रोह ने घेर लिया। हैवलॉक वायट्रोमकैट हो गया। 1857 में नेपाल के गोरखा सेनापति जंग बहादुर की सहायता से सफल रहा। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैम्पबेल के नेतृत्व में मार्च सबसे ज़्यादा जो लंबा संघर्ष वो औद्योगिक क्षेत्र में चला था, और यहाँ पे कैम्पबेल के नेतृत्व में मार्च 1858 में संघर्ष हो पाया। और यहाँ के जो थी बेगम हजरत महल, वो लखनऊ चले गई। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया, जिसने 1851 में बाजीराव की मृत्यु के बाद होने वाली पेंशन से वंचित कर दिया गया। आश्चर्य की बात यह है कि विद्रोह बराबर होने के बाद अंग्रेजों को नाना साहब की स्वामी भक्ति पर पूरा विश्वास था। छावनी कमांडर व्हीलर ने उसे प्रस्ताव भेजा वह कानपुर की रक्षा करने में अंग्रेजों की मदद करे। 22 मई को नाना साहब कुछ सेना व 2 तोपों के साथ बिठोर से कानपुर पहुंच गया। व्हीलर द्वारा कंपनी के खजाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नाना साहब ने अपने 2 सहायकों जवाहरलाल प्रसाद और मोहम्मद अली, कंपनी के 2 देसी अधिकारियों सूबेदार टेका सिंह, सूबेदार शमसुद्दीन खां के विद्रोह के कई बैठकें की। 24 मई को ईद के दिन विस्फोट की आशंका थी, लेकिन यह 4 जून को हुआ, जब विद्रोही ने खजाने पर अधिक कब्जा कर लिया, जेल खोल दी, सस्तागर और दिल्ली तरफ कूच गया। बहादुर शाह, नाना साहब ने बहादुर शाह को भारत का सम्राट, वैश्याओं का पेशवा सम्राट का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। 25 जून को व्हीलर ने सुरक्षित इलाहाबाद निकल जाने की शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जून को अजीमुल्ला, जो अंग्रेजी जानता था, ने अंग्रेजी प्रतिनिधि को हिंदुस्तानी में बात करने के लिए बाध्य किया। 27 जून को कानपुर के सतीश चौरा घाट से सभी अंग्रेजों को इलाहाबाद रवाना किया जाना था, किंतु उसी समय इलाहाबाद में ब्रिटिश सेना द्वारा किए गए अत्याचारों की खबर सुनकर वहां लोगों ने 125 स्त्री बच्चों को नाना साहब की आज्ञा से सौदा कोठी वहां से बीबी घर पहुंचा दिया, जबकि 4 पुरुष एक किश्ती में बैठकर भागने में सफल रहे। सुंदरलाल इतिहासकार ने लिखा कि 7 जून को कानपुर में 4000 अंग्रेज थे, जिसमें से 27 जून को 4 व्यक्ति केवल फुर्ती से और 125 बच्चे नाना साहब की उदारता से बचे। 28 जून को नाना साहब ने एक विशेष
दरबार आयोजन किया जिसमें उन्होंने पेशवा की गद्दी पर सौंप दिया गया। 15 जुलाई को बीबी घर में कैद अंग्रेजी महिलाओं व बच्चों को क्रूरतापूर्वक हत्या कर लाश कुएं में फेंक दी गई। जनरल आउटरम ने एक इश्तिहार जारी कर नाना साहिब को पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की। और इस प्रकार से ये नाना साहिब भी नेपाल भाग गई, बेगम हजरत महल भी नेपाल गई और नाना साहिब भी। और इस प्रकार से हम देखते हैं इतिहासकार वी.डी. देवरकर ने अपने शोध ग्रंथ साउथ इंडिया इन 1857 में यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि यह विद्रोह केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था बल्कि दक्षिण भारत तक भी फैला हुआ था। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने विद्रोह के दक्षिण में प्रसार का उल्लेख किया है। नवीनतम शोधों के अनुसार यह विद्रोह वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तक फैला। महाराष्ट्र में इसकी प्रारंभ रंगा बापूजी गुप्ते ने किया। 22 मई को पूना की जामा मस्जिद में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत सैनिकों की विजय के लिए दुआ की गई। 10 जून को 13 जुलाई को पंढरपुर में विद्रोह का आरंभ हुआ। 20 जून को मान सिंह राजपूत को खुलेआम फांसी दे दी गई। उसने कहा कि अंग्रेजों का प्रभुत्व कम हो चुका है, हिंदू मुस्लिम की संतानें उठो, भारत के इतिहास के मोड़ पर दर्शनदार्थी ना बनो। इस प्रकार से हम देखते हैं इस क्रांति की असफलता के क्या क्या कारण रहे। अधिकांश देशी शासक व बड़े जमींदार इस क्रांति में उन्होंने भाग नहीं लिया। लॉर्ड कैनिंग ने देशी रियासतों द्वारा निभाई गई भूमिका स्वीकार करते कहा इन शासकों ने तूफान को रोकने बाद की भूमिका निभाई। यदि सिंधिया इस विद्रोह में शामिल हो जाए तो अगले दिन हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने आदेश दिया जो विद्रोही कश्मीर में उसे गोली मार दी जाए। यदि लंदन टाइम्स के संवाददाता विलियम W.H. रसेल ने लिखा यदि समस्त भारतवासी उत्साह और हिम्मत से अंग्रेजों के विरुद्ध मिल जाते तो अति शीघ्र वे नष्ट हो जाते। यदि पटियाला और जिंद के राजा हमारे मित्र न होते, पंजाब में शांति न बनी रहती, दिल्ली पर अधिकार करना हमारा असफल हो गया था। जो दिल्ली के लिए जो सेना आई थी वो मुख्यतः पंजाब से आई थी जिसमें थे गोरखा और जो सिख सैनिक थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आम जनता ने क्योंकि दक्षिण भारत में बेटा जो थोड़ी जो सेना की टुकड़ियों थी उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। ग्रामीण जनता ने आक्रमण का शिकार मुख्य शोधखोरों को बनाया, इसलिए उन्होंने विद्रोह के प्रति शत्रुता का प्रदर्शन किया। व्यापारी वर्ग भी शुरुआत में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, लेकिन बाद में व्यापारी वर्ग पीछे हट गया क्योंकि जो विद्रोही थे उन्होंने उनका काफी कर लगा दिए थे। बंगाली मध्य वर्ग के नई व्यवस्था से बहुत ही खेती जुड़े हुए थे। अक्सर उन्हें नए विचारों के प्रति गहरी उनका ये मानना था कि जो पश्चिम वाले हो मतलब भारतीयों को आगे की तरफ ले जाएंगे। किस प्रकार हम देखते हैं कि सुरेंद्रनाथ सेन की आजाद हार का मुख्य कारण था कि विद्रोही का आपसी द्वेष एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना और उनमें जो कम्युनिकेशन का जो गैप था वो काफ़ी था। स्वामी विवेकानंद ने विद्रोह की असफलता का कारण नेताओं की उद्देश्यता को माना। उनका मानना था कि जो बहादुर शाह जफर बेचारा 82-83 साल का वृद्ध व्यक्ति वो कहाँ से इस क्रांति का नेतृत्व करेगा। और मुख्यतः राजपूताना, सिख और गोरखे निजाम उन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि जॉन लॉरेंस ने इतिहासकार ने यह लिखा विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। सैनिकों ने देशभक्ति भावना के साथ विद्रोह किया लेकिन उसमें अनुशासन का अभाव था। सैनिकों को संगठन व आधुनिक हथियारों की कमी थी। योग्य सेनापतियों के अभाव का भी सामना करना पड़ा। भारतीय सैनिक तीर कमान गंडा से आदि हथियारों से लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना नवीनतम बंदूकों, राइफलों, तोपखानों से लैस थी। नाना साहिब ने कहा यह नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले मार देती है। चार्ल्स बाल ने दावा किया बंगाल की विद्रोही सेना के हाथों में यदि मिनी राइफल होती तो दिल्ली पर अब मुगलों का कब्जा होता, क्योंकि इनमें 19 अति किस्म के हथियार नहीं थे। और जेल की कोठरी में टूटी चारपाई पर बैठने वाले की जगह तैमूर का वंशज अब भी अपने पूर्वजों के महल रतन सिंहासन पर बैठा होता। इन्होंने एक ज़्यादा नए हथियार, गोला बारूद हासिल करने के स्रोत न होने के बावजूद उन्होंने 1 साल से अधिक समय तक इन अंग्रेज़ों का सामना किया। ऐसी स्थिति में उन्होंने काफ़ी विद्रोह किया था। एक तो इन्होंने जैसे इस क्रांति के कारण दमन के लिए 1,12,000 यूरोपीय सैनिकों को भारत भेज दिया गया। 3,10,000 सैनिकों की भर्ती भारत में कर ली गई। और जब लॉर्ड डलहौजी के काम में किए गए रेल डाक तार भी विद्रोह को दबाने में कारगर सिद्ध हुए, जबकि भारतीय क्रांतिकारियों के पास कम्युनिकेशन साधन नहीं थे बल्कि इनके पास थे। लॉर्ड कैनिंग ने भी उन परिस्थितियों का काफ़ी वो किया और अपने देशी राजाओं को अपनी तरफ को उन्होंने जोड़े बनाए रखा। अब हम देखें कि इतिहास लेखन की 1857 के विद्रोह से सबसे पहले JWKE की पुस्तक है ए हिस्ट्री ऑफ दिस स्पॉय वॉर इन इंडिया 1864। उसके बाद है बेटा JB मैलिसन जिसने इसी को ही संशोधित करके लिखा हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी 1857 से 1858 के बीच में।
इसके बाद भाई मेल्सन के विद्रोह के चरम दिनों में कलकत्ता के रेड पैम्पलेट, जिसमें डलहौजी कैनिंग की नीतियों की आलोचना की गई थी। टी बी लॉरेंस ने 6 ईयर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम 1854 टू 1860। उसके बाद भाई है टी आर होम्स की पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ने सैनिक विद्रोह की इन्होंने संज्ञा दी और कि आगे चलकर इसमें लोग भी जुड़ गए। लेकिन ब्रिटिश सरकार से भय होने के कारण भारतीय इतिहासकारों ने काफ़ी कम लिखा है, क्योंकि इनके ऊपर भाई कुछ एक दो जो देसी अखबार थे उनमें लिखा जाता है, तिलस्मी लखनऊ, शीर सामरी, उर्दू में पयाम आज़ादी, इस प्रकार से, और विद्रोहियों का अभियान गीत, हम हैं इसके मालिक ये हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा, इस प्रकार के नारे इस न्यूज़पेपर में चलते थे। और दोनों ही डायरियाँ अपनी चार्ल्स इन्होंने टू नेटिव नैरेटिव्स ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ इन दिल्ली म्यूटिनी, गदर की सुबह व शाम से ये प्रमुख कुछ अखबार थे। गद के गदर प्रमुख अखबार था। माजा प्रवास, आंखों देखा गदर, दास्तान गदर, अस सोरतुल हिदीस, ये प्रमुख यहाँ के। दस्तंबो, फर्स्ट वार, और सबसे पहले हेली ट्रिब्यून, असवाब बगावत हिंद, एनएसए ऑन द काजिज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। W H केरी की पुस्तक है बेटा मोमडन रिबेलियन। वी डी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक मुख्यतः अंग्रेजी में अनुवाद की गई थी। यह पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई। इस पुस्तक में इस विद्रोह को पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया, किंतु सावरकर का उद्देश्य इतिहास लेखन न होकर अपने देशवासियों में राष्ट्रीयता व देशभक्ति की भावना का विकास करना था। 1910 में M.P.T. आचार्य और मैडम कामा द्वारा सावरकर की पुस्तक का फ्रेंच अनुवाद तैयार किया गया। यह पुस्तक भारत में संपूर्ण ब्रिटिश काल के दौरान संबंधित रही, लेकिन यह पुस्तक हालैंड से छिपाकर भेजी गई, जिसके कारण पीक पेपर, स्काउट पेपर्स, डान जैसी पुस्तकों के आवरणों के भीतर छिपाकर भारत भेजा गया। टाइम्स के संवाददाता सिरोल ने 1910 में अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में इस पुस्तक के पर टिप्पणी लिखते हुए कहा है कि यह भारतीय विद्रोह का अद्भुत इतिहास है, जिसमें गहन सौद तथ्यों की भयंकर विकृति का मिश्रण है। इसमें एक महान साहित्यिक प्रतिभा ने राक्षसीय गणना को परोसा है। उसके बाद बेटा सुरेंद्र सेन की 1857, रमेश चंद्र मजूमदार की दिस पोएम म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, शशि भूषण चौधरी की सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, पूर्णचंद जोशी की रिबेलियन 1857, ये सिंपोजियम की पुस्तकें काफ़ी प्रसिद्ध हैं। भारत सरकार ने रमेश चंद्र मजूमदार को 1857-58 का विद्रोह का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी, किंतु सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद यह कार्य सुरेंद्र सेन ने किया। शशि भूषण चौधरी ने अलग अलग स्थानों पर हुए आंदोलनों को गैर सैनिक उपद्रवों की संज्ञा देते हुए इस संबंध में सबसे पहले हुए किसान विद्रोह के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। पूर्णचंद जोशी की पुस्तक निबंधों का संकलन है, जिसमें 1857 की घटनाओं का उल्लेख है। अब हम देखते हैं भाई तो स्वरूप किस प्रकार से इस विद्रोह का क्या क्या स्वरूप हुआ। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों पर सामूहिक प्रहार किया, छावनियों पर हमले किए, खजाने लूट लिए गए, थानों पर छिपे मारकर कैदियों को मुक्त कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी थानों व तहसीलों के दफ्तरों पर हमले हुए। सरकार समर्थक उसकी नीतियों से लाभ उठाने वाले वर्गों को आक्रमणकारियों को शिकार बनाया गया। वास्तव में किसान, दस्तकारों, दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों और जमींदारों की व्यापक भागीदारी ने विद्रोह को जन आंदोलन में बदल दिया। किस प्रकार से इस विद्रोह का शुरुआत हुआ कि 1858 में रानीगंज में विद्रोह किया, कोल्हापुर में उन्होंने विद्रोह किया, और अंडमान जेल भेजने वाले क्रांतिकारियों के प्रथम जत्थे में 200 पंजाब से थे। इंदौर के होलगर, ग्वालियर के अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन काफ़ी इनके सैनिकों ने विद्रोह किया। ग्वालियर के 20,000 सैनिक तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। इतिहासकार जॉन केई, मेलिसन, लॉरेंस, राइजोम ने इसको सैनिक विद्रोह का, इनके लेखन का उद्देश्य निष्पक्ष न होकर यह सिद्ध करना था कि विद्रोही भारत सरकार की नीतियों व अधिकारियों की कमजोरी की अपेक्षा शासन की कुछ त्रुटियों का परिणाम था। सर जॉन सिले के अनुसार एक संस्थापित सरकार के विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। उसके बाद चार्ल्स रेक्स की पुस्तक नोट्स ऑन द रिवोल्ट इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया ने इसे एक सैनिक विद्रोह माना, जिसने कुछ क्षेत्रों में जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। विद्रोह के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने यह तर्क देने की कोशिश की कि जनसाधारण को कंपनी की नीतियों से संतुष्ट थे, लेकिन मुस्लिमों ने उससे प्रभावित किया, तो रॉबर्ट श्रीमती कैपलैंड ने इसे मुस्लिम विद्रोह माना है।
जी.बी. मालसन और डब्ल्यू. टेलर ने इस विचार का समर्थन करते हुए हिंदू मुसलमानों का संयुक्त प्रयास कहा है। जेम्स आउटर्म के अनुसार यह एक मुस्लिम षड्यंत्र था। एस.एन. सेन की पुस्तक में मौलाना आज़ाद ने लिखा 1857 का विद्रोह जातीय व राष्ट्रीय था लेकिन धार्मिक नहीं था। जॉन केई ने अपनी पुस्तक श्वेतों के विरुद्ध काले संघर्षों का अधिकार गाया। E.L. रीच ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांध का युद्ध कहा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं जो ब्रिटिशों ने इसको कभी जनमानस का विद्रोह माना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने ये कहते थे कि कुछ सैनिकों का विद्रोह जिनके कुछ अपने कुछ इशू हैं, इसको इसके साथ न जोड़कर लिखा जाए। इस प्रकार से बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह जॉन बुल जिस चीज़ को गदर मानता है वह वास्तव में एक राष्ट्रीय विद्रोह है। सावरकर ने इसको कहा कि यह स्वराज और स्वधर्म के लिए लड़ाया गया युद्ध है। आर.सी. मजूमदार एस.एन. सेन के बीच इन घटनाओं का महत्व की इसके ऊपर भारत एक उस समय क्योंकि जो भारत नाम का कंसेप्ट है जो एक भौगोलिक क्षेत्र माना गया। और कह दी गई जेम्स आउटर ने प्रत्येक यूरोपीय कह दी गई 10,000 रुपये का प्रस्ताव रखा और कोई भी इनका साथ लेने वाला नहीं था। किस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह इन्होंने भारतीयों ने जो विरोध किया और इससे संबंधित जो बच्चों या एनसीईआरटी की पुस्तक में ये लिखा गया कि यह विद्रोह राष्ट्रव्यापी था। इसमें सभी क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक, जातीय संप्रदाय वर्गों ने भाग लिया। स्वरूप के बारे में निश्चित रूप से कहा गया है कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी देशभक्ति परंतु असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। तो विद्रोह के क्या परिणाम हुए? 1 नंबर 1858 को घोषणा होती है कंपनी के सैनिक जो भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और इंग्लैंड के महारानी के अधीन भारत आ जाता है। और यहाँ पे जो पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय बना दिया जाता है। और यहाँ पे पील आयोग का गठन कर दिया जाता है जिसमें जो सेना 45,000 थी उसको बढ़ाकर 65 और जो भारतीय सेना जो 2,38,000 थी उसको घटाकर 1,40,000। बंगाल में अनुपात 2:1 और मद्रास व मुंबई में 3:1 यानी 2 भारतीय सैनिक रहेंगे, उनके ऊपर 1 ब्रिटिश यूरोपीय। और जो प्रमुख थे तोप खाने थे, जो प्रमुख थे उन सब भारतीय की सेना वहाँ से हटा दी गई। अधीनस्थ उन्होंने इलाहाबाद में घोषणा की। प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब परिणाम यहाँ पे घोषित किया गया। और इस प्रकार से उन्हें फुटबॉल और राजगुरु की नीति का उन्होंने पालन किया। और विद्रोह का दमन होने के बाद उन्होंने उदारतापूर्ण व्यवहार आरंभ कर दिया। ब्रिटिश जनता ने दयालु क्लेमेंसी कैनिंग के रूप में उसका उपवास उठाया। इसके बावजूद अनेक भारतीयों को कठोर सजाएं दी गई, अंडमान जेल भेजा गया। अंडमान में अंतिम जीवित व्यक्ति के रूप में मौजूद मुसाई सिंह को गदर की 50वीं वर्षगांठ पर 1907 में रिहा किया गया। तो प्यारे बच्चों, इस अब तक हमने पढ़ा 1857 के कारण परिणाम और किस प्रकार से उन्होंने भारतीय सैनिकों का दमन किया और भारतीय जनता को प्रभावित किया और उनका दोबारा से भारत की कंपनी का रूल समाप्त हो गया। आशा करते हैं यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।